हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये जनरल स्टडीज का है, जो कि फुल टेस्ट है, यानी कि इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं करंट के साथ। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने इस टेस्ट के पहले पार्ट में यानी कि हमने उसमें 50 प्रश्न सॉल्व किया था, और आज हम प्रश्न संख्या 51 से सॉल्व करेंगे 150 तक। और आप लोगों को जब ये सेकंड पार्ट हो जाएगा तब ये जो पीडीएफ है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना टेलीग्राम लिंक दे देंगे, आप वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारे जो करंट इशू रहते हैं, वैकेंसीज़ वगैरह का नोटिफिकेशन जो आता है हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़ के ये सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। तो प्रश्न संख्या 50 तक कल हमने सॉल्व कर लिया था। अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, चैनल पे वीडियो अपलोड है। यहाँ पे पूछा गया था कि कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की उपलब्धि केवल किसके उपरांत संभव है। तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग शोषण मुक्त समाज का उदय जो है यह साम्यवाद की उपलब्धि के लिए जरूरी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लोक हितवादी मुकदमा को किससे संबद्ध किया जा सकता है। लोक हितवादी मुकदमा को किससे संबद्ध किया जा सकता है। तो इसको संबद्ध किया जा सकता है न्यायिक सक्रियतावाद से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत में लोकहित मुकदमों का संबंध सार्वजनिक हितों से संबंधित मामलों से है। यह न्यायिक सक्रियता की श्रेणी में आता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन सरकार द्वारा निर्मित कानूनों के मामले अपनाता है जिनसे मूल अधिकारों के हनन की आशंका होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कथन है कि भारत का संविधान एक उदारवादी संविधान है। दूसरा कथन है कि यह व्यक्तियों को मूल अधिकार प्रदान करता है। अब यहाँ पे नीचे जो है कौन सा कथन यहाँ पे सही है और स्पष्टीकरण कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे पहला कथन असत्य है, दूसरा कथन यहाँ पे सत्य है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं पहला कथन असत्य क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत का संविधान एक उदारवादी संविधान है। तो भारत का संविधान उदार तथा कठोर संविधान के गुणों का सम्मिश्रण है, यानी कि ये उदार भी है और सख्त भी है, तो दोनों का मिश्रण है, सिर्फ ये उदार नहीं है। तो इसलिए पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। भारतीय संविधान के भाग 3 में आप लोगों को पता ही है कि अनुच्छेद 13 से 32 तक नागरिकों के मूल अधिकारों का चर्चा है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो पहला है कि संविधान में संशोधन के लिए। दूसरा है जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे में 6 महीने से अधिक विचाराधीन पड़ा हो। तीसरा कथन है कि जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर असहमति हो। और चौथा कथन है कि जब किसी विधेयक को एक सदन ने पारित मगर दूसरे ने अस्वीकृत किया हो। अब किस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन बुलाई जा सकती है। तो यहाँ पे जो है संविधान में संशोधन जो होता है यह साधारण बहुमत मतलब यह जो साधारण संशोधन नहीं है, सामान्य संविधान संशोधन ये नहीं है। तो यहाँ पे जो है संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जाएगी, पहले में नहीं होगी, बाकी दूसरे यानी कि जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किया जाने के बाद दूसरे सदन में 6 महीने तक विचाराधीन पड़ा हो तो उसके लिए जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। और तीसरा, जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर असहमति हो, इसमें भी संयुक्त बैठक होगी। और चौथा है कि जब किसी विधेयक को एक सदन ने पारित मगर दूसरे सदन ने अस्वीकृत किया हो, तो इसमें भी संयुक्त बैठक जो है बुलाई जा सकती है। तो इन तीनों कंडीशन में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, पहले कंडीशन में नहीं होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न स्थितियों में बुलाई जा सकती है। यदि कोई विधेयक एक सदन, वही ऊपर जो हमने पढ़ा, तो 2, 3, 4 यहाँ पे सही है, पहला गलत है। अब ये भी याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक जो होता है इसका
इसको मतलब इस बैठक का जो आयोजन करता है, इस बैठक को बुलाता है, वह बुलाता है राष्ट्रपति। और इस बैठक की जो अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। पीसीएस प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे तो बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक कार्य नहीं है? कौन सा इसमें से ऐसा कार्य है जो कि कैग के द्वारा नहीं किया जाता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं कि कौन सा कार्य यहाँ पे जो है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी दिया हुआ है कि रक्षा लेखाओं का संकलन करना, यह काम जो है लेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी जो ऑप्शन में दिए हुए हैं कि आकस्मिकता निधि और निधियों और लेखाओं से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देन की लेखा परीक्षा करना, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं की लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और राज्यों के लेखाओं का संकलन करना, ये सभी काम जो है कैग का काम है। ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी तीनों काम जो है यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस लिए आयोजित की जाती है? तो ये जो बैठक है वो किस लिए आयोजित की जाती है? तो उस विधेयक पर विचार करने तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। वह संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो यहाँ पे नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, साथ ही साथ इनका वर्ष जानते हैं कब। तो नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में और सिक्किम तो 1976 में। सिक्किम को 1976 में दर्जा दिया गया राज्य का, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में। तो ये जो सीक्वेंस है बिल्कुल सही दिया हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा यहाँ पे मूल कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है लोक चुनाव में मतदान करना, यह जो है भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और मूल कर्तव्य का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में वह जो है भाग 4 का में दिया हुआ है और अनुच्छेद 51A है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह सरकार है। तो संवैधानिक सरकार, अब कथन क्या है? तो जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। दूसरा है कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। संवैधानिक सरकार कौन सी है इसमें से? तो इसमें से ऑप्शन जो होगा ऑप्शन बी होगा कि केवल 2, यानी कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है वह संवैधानिक सरकार होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। दूसरा यहाँ जो पहला कथन दिया हुआ ये गलत है, क्योंकि जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है और संवैधानिक सरकार नहीं होती है। तो यहाँ पे पहला गलत है, दूसरा सिर्फ सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की स्थापना जो हुई थी यह 1983 में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री तथा उपाध्यक्ष जो होते हैं वह केंद्रीय जल संसाधन मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध के पालन में गठित हुआ? कौन सा इसमें से गठित हुआ है? तो निर्वाचन आयोग जो है यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित कथन है कि भारत में प्रत्येक राज्य के राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। और दूसरा कथन है कि भारत के संविधान में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। अब यहाँ पे कौन सा
कथन कौन सा ऑप्शन सही है? तो कथन यहाँ पे असत्य है लेकिन कारण सत्य है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं कथन असत्य क्यों है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि भारत के प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन वर्तमान में जो है 25 ही उच्च न्यायालय हैं, जबकि जो राज्यों की संख्या है वो 28 है। तो 25 उच्च न्यायालय जिनमें से 6 का एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण है। तो जो 6 न्यायालय हैं वो एक से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण करते हैं, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी प्रत्येक राज्य क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। ये गलत है, क्योंकि राज्यों की संख्या 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ पे टोटल जो है उच्च न्यायालय की संख्या वह 25 ही है। तो पहला कथन गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है? तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि क्यों यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे दिया है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसी भी राज्य में राज्य कार्य के संचालन हेतु मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री अथवा पदस्थ सरकार द्वारा की जाती है। तो यहाँ पे राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती, इसलिए कथन गलत हो जाएगा। अब राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। राज्यपाल केवल उस फैसले का अनुमोदन कर सकते हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री सचिव की नियुक्ति जिसकी करेंगे उसका जो फैसला होगा मुख्यमंत्री का, राज्यपाल द्वारा उसका अनुमोदन किया जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा दिया हुआ है कि राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है, तो दूसरी सरकार को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह मुख्य सचिव को किसी भी समय उसके पद से हटा सके अथवा स्थानांतरित कर सके अथवा दूसरे पदों पर नियुक्त कर सके। तो यहाँ पे इसका नियत कार्यकाल नहीं होता, तो इसलिए यह गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है? श्वेत पत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो CSO की वार्षिक प्रकाशन को श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। CSO अपना वार्षिक प्रकाशन राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नाम से जारी करता है, इसे श्वेत पत्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हिंदू वृद्धि दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंदू वृद्धि दर के संबंध में पहला है, हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। दूसरा कथन है कि हिंदू वृद्धि दर हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है। अब तीसरा कथन है कि हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण ने किया था। हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्णन ने किया था। चौथा कथन है कि हिंदू वृद्धि दर के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3 से 4% के बीच थी। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे दूसरा कथन सही नहीं है। दूसरा कथन सही नहीं है, बाकी पहला, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा कथन असत्य क्यों है। तो हिंदू वृद्धि दर का प्रतिपादन प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा किया गया था। यह राष्ट्रीय आय से संबंधित है। राष्ट्रीय आय से संबंधित है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जनसंख्या वृद्धि दर से संबंधित है, तो यहाँ पे इसीलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला, तीसरा और चौथा कथन यहाँ पे सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोपेनहेगन घोषणा को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है? कोपेनहेगन घोषणा को सामाजिक विकास से संदर्भित किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है या करती है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग गन्ने के उचित एवं लाभप्रद कीमत के संबंध में सिफारिश करती है, ना कि इसका अनुमोदन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क की अवधारणा को किन किन उद्देश्यों से प्रोत्साहित कर रही है? पहला है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्तम अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु। दूसरा कथन है कि खराब होने वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में प्रसंस्करण करने और अपव्यय घटाने हेतु। तीसरा है कि उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु। कौन सा कथन यहाँ पे सही है या है?
तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा कथन गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उद्यमियों के लिए उद्गामी और पारिस्थितिकी के अनुकूल आहार प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने हेतु। तो यहाँ पे मेगा फूड पार्क की योजना का उद्देश्य किसानों, प्रोफेसरों और खुदरा की विक्रेताओं को एक साथ लाकर कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ने के लिए एक तंत्र प्रदान करना है, ताकि अधिकतम मूल्यवर्धन सुनिश्चित किया जा सके, बर्बादी को कम किया जा सके, किसानों की आय में वृद्धि की जा सके और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जा सके। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाएगा, बस पहला और दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत किन किन फसलों को शामिल किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2007-8 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था। तो इसमें जो है चावल, गेहूं और दालें शामिल हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, केवल चावल, गेहूं और दालें, और 2007-8 में यह शुरू किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कृषि लागत और कीमत आयोग 32 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है। दूसरा कथन है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया है। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है। तो यहाँ पे जो है दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे क्यों दोनों में से कोई कथन सही नहीं है। तो कृषि लागत और कीमत आयोग जो है 32 फसलों पर फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमतों की सिफारिश करता है। ये गलत है, 32 नहीं है, यहाँ पे 22 फसलें हैं। तो पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा है कि केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आरंभ किया। तो कृषि लागत और कीमत आयोग फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमतों की सिफारिश करता है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का शुभारंभ राष्ट्रीय विकास द्वारा किया गया। तो यहाँ पे दोनों कथन इसलिए गलत हो जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए। ये किस पंचवर्षीय योजना में अस्तित्व में आए थे। तो ये आए हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी की मदद से 1956 में दुर्गापुर स्टील प्लांट एवं 1961 में ब्रिटेन की मदद से राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना हुई। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की कम दर, तृतीय क्षेत्र में मोटे तौर पर कार्य बल। अविकसित देशों की इनमें से क्या विशेषताएं हैं। अविकसित देशों की इनमें से क्या विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की दर जो है कम, ये दोनों जो क्वालिटी हैं वह विकसित देशों की हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कम प्रति व्यक्ति आय, पूंजी निर्माण की कम दर इत्यादि अविकसित देशों की विशेषताएं होती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो वस्तु या माल सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाता है किस वर्ग के अंतर्गत आता है। तो यह आता है सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सामूहिक रूप से जनता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु पब्लिक गुड्स या सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्याज दर नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है। ब्याज दर नीति जो है यह किसके द्वारा घोषित की जाती है। तो रिजर्व बैंक द्वारा घोषित की जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ब्याज दर मौद्रिक नीति का हिस्सा है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य राज्य का आर्थिक विकास एवं आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित करना होता है तथा इसे रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा सहकारी क्षेत्र में शीर्ष निकाय है जो चयनित कृषि वस्तुओं के प्रसंस्करण, वितरण, निर्यात और आयात का सौदा करता है। तो यहाँ पे नेफेड है जो ये सब काम करता है। नेफेड का पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है हिंदी में, और इंग्लिश में है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1953 को हुई थी। नाफेड का प्रमुख उद्देश्य कृषि उद्यान
कृषि एवं वन उत्पादन का विपणन, संसाधन भंडारण की व्यवस्था करना, उन्नयन और विकास करना तथा आयात और निर्यात करना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन किस वर्ष हुआ? भारत की मुद्रा में आखिरी अवमूल्यन कब हुआ? तो भारत की मुद्रा में 3 बार अवमूल्यन हो चुका है। पहला हुआ है 20 सितंबर 1949 को, दूसरा हुआ है 6 जून 1966 को और तीसरा हुआ है 1 जुलाई 1991 को। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 बार अवमूल्यन हुआ किया गया है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। तो ऑप्शन सी जो है वह आखिरी अवमूल्यन इसी वर्ष में किया गया था, 1991 में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली किसी भी व्यवसाय में लागू किया जा सकता है? किसी भी व्यवसाय में कौन सा मानक प्रबंधन प्रणाली जो है लागू होता है? तो यह लागू होता है ISO 19001। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ISO 44217 मुद्रा कोड को दर्शाता है, जबकि ISO 14000 पर्यावरण प्रबंधन को तथा ISO 9000 गुणवत्ता प्रबंधन को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 की 7 प्रमुख प्राथमिकताओं में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? सप्तऋषि में कौन शामिल नहीं है इसमें से? तो सप्तऋषि में जो शामिल नहीं था वह था महिला सशक्तिकरण। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक पेश किया है। दूसरा कथन है, 2045 तक पंचामृत और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तीसरा कथन है कि तृतीय मैंग्रोव वनों का गहन वनीकरण करने के लिए मिष्टी तृतीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल नामक पहल शुरू किया गया है। अब इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन सही नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा कथन सही क्यों नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2045 तक पंचामृत और शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। तो ये पंचामृत का जो लक्ष्य है वो 2070 तक रखा गया है, ना कि 2045 तक। तो यहाँ पे ये दूसरा कथन गलत हो जाएगा। पहला और तीसरा कथन यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की राशि बढ़ाकर कर दी गई है। कितना कर दी गई है? तो ये जो राशि है यह बढ़ाकर कर दी गई है 30 लाख। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को की जमा पर ज़्यादा ब्याज देने और उनको 5 साल तक नियमित आमदनी देने के लिए वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शुरू की है। इस पर ब्याज दर 8.2% होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023-24 की अनुमानित बजट के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो ये जो आय है यह है 1.97 लाख रुपए। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बजट 2023-24 भारत का पहला पेपरलेस बजट है। दूसरा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय बजट का प्रावधान किया गया है। तीसरा कथन है कि सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। चौथा कथन है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 56% बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? यहाँ तो यहाँ पे जो है दूसरा एवं तीसरा कथन सही है। दूसरा और तीसरा कथन सही है, बाकी पहला और चौथा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गया है कि बजट 2023-24 भारत का पहला पेपरलेस बजट है, गलत है। 2021 का जो बजट था वो पहला पेपरलेस बजट था। आप लोग ऐसे जो फैक्ट आते हैं उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछ लेता है। कथन के रूप में देकर पूछ लेगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए याद रखिएगा कि 2021 में जो है भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया था। पूछता है कि रेलवे बजट को मेन बजट से कब अलग किया गया, ये सब क्वेश्चन आता रहता है। तो इसको जब आपको जहाँ भी कुछ फैक्ट मिले उनको एक जगह नोट करते हुए चलिए, रिवीजन करके आप एग्जाम में अपने 1 से 2 प्रश्न सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला और चौथा सही नहीं है, क्योंकि केंद्रीय अब चौथा पॉइंट क्यों गलत है? तो केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 56% बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो ये गलत है, क्योंकि केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना के परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है।
अधिक किया गया, तो यहाँ पे चौथा कथन भी गलत हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पे दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए निम्नलिखित में से कितनी राशि आवंटित की गई? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए तो यहाँ पे 19,700 करोड़ रुपए जो है आवंटित की गई, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? तो ये स्थापित किए जाएंगे 30, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है ये शायद यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो मई में हुई थी 2023 वाली, उसमें ये प्रश्न पूछा भी था कि बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, शायद कथन कारण में था। तो यहाँ पे 30 जो है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट 2023-24 में व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या कर दी गई, कितने स्लैब कर दिए गए हैं? तो यहाँ पे किए गए हैं 5, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बजट 2023-24 में नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है और कर छूट सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है। कर छूट सीमा जो है वह 3 लाख रुपये तक है और जो स्लैब यानी कि जो आयकर व्यवस्था के स्लैब थे वो 6 से घटा करके 5 कर दिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे पहला कथन है, सेज एक्ट 2005 में पारित हुआ। दूसरा है, अवसंरचना सुविधाओं का विकास। तीसरा है, विदेशी स्रोतों में निवेश को प्रोत्साहन। और चौथा है कि केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन। अब यहाँ पे सेज के बारे में कौन कौन सा कथन सही है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है अधिनियम 2005 में पारित किया गया और 2006 में सेज के नियमों के साथ लागू हुआ। तो यहाँ पे पहला कथन बिल्कुल सही है। सेज का उद्देश्य जो है सेवा एवं निर्माण दोनों हेतु अवसंरचना सुविधाओं का विकास करना है, तो दूसरा भी यहाँ पे सही है। विदेशी स्रोतों से निवेश को प्रोत्साहन, तो ये भी यहाँ पे सही है। अब यहाँ पे जो चौथा दिया हुआ है केवल सेवा क्षेत्र में निर्यात को प्रोत्साहन, ये गलत है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों खनिजों पर विचार कीजिए। पहला है कैल्शियम, दूसरा है लोहा और तीसरा है सोडियम। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पे पेशियों के संकुचन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पेशियों के संकुचन के लिए ये जो सभी खनिज यहाँ पे दिए हुए हैं यानी कि कैल्शियम, लोहा और सोडियम, इन सब की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए कैल्शियम तथा सोडियम और लौह भी सूक्ष्म तत्व के रूप में शामिल होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण क्या है कि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा वाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। यकृत पित्त स्रावित करता है जिसमें पित्त पिगमेंट, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल व फास्फोलिपिड पाया जाता है, परंतु इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। ये वसा का इमल्सीकरण करता है। अभी आप लोग 2017 का प्रश्न अगर साइंस का उठा के देखेंगे तो हमें एक प्रश्न पूछा गया था कि अगर आपके पित्त की थैली में पथरी हो जाता है तो आपका किस चीज़ का पाचन और मतलब और किस चीज़ के पाचन में अवरोध उत्पन्न करेगा? तो पित्त की थैली में जब आपका स्टोन हो जाता है तो वहाँ पे दिक्कत ये होती है कि वो वसा का इमल्सिफिकेशन नहीं कर पाता, वसा का पायसीकरण नहीं होता है, तो वसा आपके शरीर में सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाती है, तो इसलिए समस्या होती है। तो वहाँ पे सही आंसर था वसा का, तो यहाँ जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ये सही है परंतु आर गलत है। कोई एंजाइम यहाँ पे नहीं स्रावित होता, तो यहाँ पे कारण गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो पहला कथन है केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल होता। दूसरा है कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता। तीसरा है कि स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। और चौथा है कि बड़े पेड़ पृथ्वी पर नहीं उग पाते। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केशिकत्व के संदर्भ में कि अगर केशिकत्व की क्रिया ना होती तो क्या होता, तो यहाँ पे दूसरा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा में अगर कोई स्ट्रॉ लगाता है तो उसको खींचना पड़ता है अंदर, वैसे लगाने से ऊपर नहीं चला जाता। कोई भी जूस या फिर इंसान कुछ भी पीता है पानी वगैरह, तो वो उसमें एक फोर्स लगता है जिसके थ्रू पानी अंदर जाता है, ना कि अपने आप। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। बाकी केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता,
ये बिल्कुल सही है। और स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता है, ये भी सही है। और बड़े पेड़ पृथ्वी पर नहीं उग पाते, ये भी सही है। तो यहाँ पे ये सारी घटनाएं और अवरोधित हो जाती, बस यहाँ पे दूसरा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की घटना को केशिकात्व कहते हैं। केशिकात्व का जो कारण होता है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के कांच में कौन सा एक परावैंगनिक विकिरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो यह करता है क्रुक्स कांच। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्रुक्स कांच में सीरियम प्रमुखता से होता है जो परावैंगनिक किरणों को विच्छेदन या विच्छेदित कर सकता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कार्बन का अपरूप नहीं है? कौन इसमें से कार्बन का एक अपरूप नहीं है? तो फ्लोरीन जो है यह कार्बन का अपरूप नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपरूपता एक तत्व का गुण है जिसमें तत्व एक से अधिक भौतिक रूपों में मौजूद होते हैं, जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण भिन्न होते हैं। कार्बन के महत्वपूर्ण अपरूपों में हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट इत्यादि शामिल हैं, जबकि फ्लोरीन स्वयं में अलग तत्व है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या काम होता है? तो भारी जल जो है यहाँ पे मंदक के रूप में, यानी कि न्यूट्रॉन की गति को कम करना या फिर मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारी जल मंदक के रूप में कार्य करता है जो न्यूट्रॉन की गति को कम करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, स्ट्रेंजर होगा, चा नहीं होगा, यहाँ पे जा होगा। स्ट्रेंजर गैस, स्ट्रेंजर गैस किसे कहते हैं? तो जीनान जो होती है इसे स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जीनान एक अक्रिय गैस है जिसे इनकंडेंसेंट लैंप में भरा जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता? किस एक में यहाँ पे रजत नहीं होता है? रजत यानी कि चांदी नहीं होती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर तांबा, निकेल एवं जिंक से मिलकर बना मिश्र धातु है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और लूनर कास्टिक में रजत यानी कि चांदी पाया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं पाया जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा या से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? पहला है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन, दूसरा है बर्फ का गलना, तीसरा है दुग्ध आस्कंदन। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा उदाहरण है किसका? रासायनिक परिवर्तन का। तो रासायनिक परिवर्तन का यहाँ पे जो उदाहरण है वह है केवल तीसरा जो यहाँ पे है वह रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन तथा बर्फ का गलना भौतिक परिवर्तन का लक्षण है, जबकि दूध का आस्कंदन रासायनिक परिवर्तन का लक्षण है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल का नियम, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मान लिया जाए तो पात्र में रखे द्रव को संतुलन की अवस्था में उसके किसी एक बिंदु पर दाब लगाया जाए तो पात्र की दीवारों पर समान रूप से संचरित होता है, ये पास्कल का नियम है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बायोस BIOS का विस्तृत रूप क्या है? बायोस का विस्तृत रूप क्या है? तो बायोस का विस्तृत रूप होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर स्टार्ट करने पर सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वही बायोस होता है। यह मदरबोर्ड के साथ जुड़ा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर चालू करते ही अपने आप शुरू हो जाता है। बायोस कंप्यूटर के ऑन होने पर रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क आदि की पहचान करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो हैं वह सीजियम में पाए जाते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जबकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है, इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक जो होते हैं या सीजियम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
यहाँ पे मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। रोग है एक तरफ, दूसरी तरफ है कारण। पोलियो, तो पोलियो जो होता है यह वायरस से होने वाला रोग है। ये का हो जाएगा तीसरा। पेचिस, तो पेचिस जो होता है यह होगा एंटामीबा से। और पीलिया जो होता है यह होता है शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाने से। और मधुमेह जो होता है यह इंसुलिन की कमी से होता है। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 3, 2, 4, 1। ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक गैस, गैसों का मिश्रण होता है जिसमें मुख्यतः होता है, क्या होता है? तो इसमें मुख्यतः होता है मेथेन और उच्चतर हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक गैस प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है। इसके मिश्रण में मुख्यतः मेथेन गैस पाई जाती है तथा साथ में उच्चतर एल्केनस और बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड भी मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या है? अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर तो इसका जो क्रम होगा यह होगा धातु, अर्धचालक और फिर विद्युत रोधी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विद्युत रोधी विद्युत धारा के प्रवाह को रोकते हैं, जबकि अर्धचालक सूक्ष्म मात्रा में विद्युत आवेश प्रवाहित करते हैं। सभी धातुएं विद्युत आवेश की सुचालक होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फुफ्फुस कपारसता नामक कई पाई जाने वाली आम बीमारी है। तो ये आम बीमारी किससे होती है? तो यह होती है वस्त्र उद्योग के श्रमिकों को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वस्त्र उद्योग के श्रमिकों को ये बीमारी होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में आयनमंडल कहलाने वाली परत रेडियो संचार को सुसाध्य बनाती है, क्यों? पहला है कथन है कि ओजोन की उपस्थिति रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर परावर्तित करती है। दूसरा है कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य दीर्घ होती है। तो यहाँ पे केवल दूसरा इसका सही आंसर होगा कि रेडियो तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो होती है वह दीर्घ होती है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। पहला यहाँ पे गलत है। देखते हैं पहला गलत क्यों है। तो रेडियो तरंग भू तरंग है जिनकी तरंग दैर्घ्य 200 मीटर से अधिक तथा आवृत्ति 2 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ये तरंगे आयनमंडल से टकराकर पृथ्वी पर वापस लौट जाती हैं, ना कि ओजोन मंडल से टकराकर पृथ्वी की ओर परावर्तित होती हैं। तो ये आयनमंडल से टकराती हैं, ना कि ओजोन से। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो यहाँ डिंब वाहिनी नलिका जो है यहाँ पे शुक्राणु जो है वह डिंब को निषेचित करता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अग्न्याशय से अंडोत्सर्जन के पश्चात अंड डिंब वाहिनी नली में आता है, जहाँ शुक्राणु अंड को निषेचित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी साहचर्य है? तो यह है शैवाल और कवक का। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाइकेन्स शैवाल और कवक के सहजीवी साहचर्य होते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, किसको किसको संक्रमित कर सकते हैं? आईएएस का प्रश्न है ये। जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। तो ये सबको संक्रमित कर सकते हैं, यानी कि जीवाणु को भी संक्रमित करेंगे, कवकों को भी करेंगे और पादपों को भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पारितंत्र में भौतिक तत्व अजैविक तत्व शामिल होता है। दूसरा है कि पारितंत्र में जैविक तत्व शामिल होता है। अब कूट का प्रयोग कर सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पारितंत्र के अंतर्गत हम किसी वनस्पति प्रदेश अथवा भौतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का उनके पर्यावरण से अंतःक्रिया का अध्ययन करते हैं। यह अध्ययन संपूर्ण संसार के स्तर पर तथा किसी एक प्रजाति अथवा एक प्राणी के स्तर पर भी किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पौधे हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित नहीं करते हैं? कौन इसमें से? तो फफूंद, मशरूम और ऑर्किड, ये तीनों जो हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एंट्रापी। एंट्रापी को संदर्भित किया जाता है किससे? तो एंट्रापी को संदर्भित किया जाता है ऊर्जा का एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन
के दौरान खोई ऊर्जा के संदर्भ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एक पारितंत्र के संदर्भ में ऊर्जा का कोई ह्रास जिसकी कोई सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक व्याख्या न की जा सके उसे तंत्र का एंट्रोपी कहा जाता है, अर्थात एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में परिवर्तन के पश्चात ऊर्जा की कम मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार खोई हुई ऊर्जा को इस परिवर्तन का एंट्रोपी कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल डिमिंग दीप्ति मंदन का आशय है। ग्लोबल डिमिंग का आशय क्या है? तो यह आशय है ग्रीन हाउस गैसों के कारण तापमान में अपेक्षित वृद्धि से कम तापमान होना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 20वीं शताब्दी से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते हुए अनुपात के परिणाम स्वरूप तापमान में जो वास्तविक वृद्धि हुई है उससे भी अधिक वृद्धि होनी चाहिए थी। तापमान की इस अपेक्षाकृत कम वृद्धि का कारण ग्लोबल डिमिंग को माना जाता है, जिसका अर्थ है कि वायुमंडल में धूल एवं अन्य कणों की बढ़ी हुई मात्रा के कारण धरातल तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश में कमी। और वो सूर्य के प्रकाश में कमी क्यों होगी? क्योंकि वो जो कण होते हैं वो उसमें जैसे बालू हो गया और सारी चीज़ें हो गई, तो वो प्रकाश के कुछ तो अवशोषित करते हैं और कुछ प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। तो इसलिए जो है प्रकाश की जो मात्रा है यानी सूर्य तप की जो मात्रा है पृथ्वी तक कम मात्रा में पहुंचती है। तो ऑप्शन है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव अपृष्ठवंशी के अंतर्गत आता है? तो यह आता है केचुआ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती उन्हें अपृष्ठवंशी जीव कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ अवस्थित है? यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास अधिकार का आधिकारिक निर्णय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेता है। दूसरा है कि भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए हैं। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है इसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे केवल दूसरा कथन सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है, पहला कथन सही नहीं है। अब देखते हैं पहला कथन सही क्यों नहीं है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास अधिकार का आधिकारिक निर्णय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय लेता है। भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक निर्णय जनजातीय मामलों का मंत्रालय लेता है, ना कि पर्यावरण मंत्रालय। तो यहाँ पे पहला कथन इसलिए गलत हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे दूसरा कथन सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बड़ी मात्रा में बढ़ती हुई एंथ्रोपोजेनिक उत्सर्जन के कारण पौधों के विकास में मदद मिलती है, जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये जो समिति रिपोर्ट हैं ये सब संबंधित हैं पश्चिमी घाट के संरक्षण से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। गाडगिल रिपोर्ट तथा के कस्तूरी रंगन रिपोर्ट पश्चिम घाट में हो रहे पर्यावरणीय क्षति के आकलन तथा सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत करने से जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि यह यूनेप तथा यूनेस्को द्वारा संचालित है। दूसरा है कि यह एक आंदोलन जिसमें प्रतिभागी प्रत्येक वर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। तीसरा कथन है कि यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? तो यहाँ पे दूसरा एवं तीसरा कथन सत्य है, पहला यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि पहला गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यह यूनेप और यूनेस्को द्वारा संचालित है, जबकि पृथ्वीकाल वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन है। इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष मार्च महीने के अंतिम अर्थ आवर जो मनाया जाता है, अर्थ आवर मार्च महीने के अंतिम शनिवार को शाम 8:30 बजे से 9:30 बजे तक सांकेतिक रूप से लाइट बंद कर दी जाती है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता दिखाना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत हो जाएगा, दूसरा एवं तीसरा बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीव अपघटक जीव कहलाते हैं? विषाणु, कवक, जीवाणु, इनमें से कौन अपघटक जीव कहलाते हैं? तो यहाँ पे दूसरा तीसरा जो है यानी कि कवक और जीवाणु अपघटक जीव कहलाते हैं। पहला यहाँ पे विषाणु अपघटक जीव नहीं कहलाते।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अपघटक वे जीवीय घटक हैं जो प्रायः उत्पादक तथा उपभोक्ताओं की मृत्यु के पश्चात उनके शरीर का अपघटन करते हैं तथा इनसे निर्मित साधारण पदार्थों द्वारा अपना भोजन एवं दर्जा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ उद्यान अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ राज्य है। तो दंपा टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो दंपा टाइगर रिजर्व जो है यह मिजोरम में है। गुमटी वन्यजीव अभ्यारण्य गुमटी त्रिपुरा में स्थित है। और सारामती जो है यह नागालैंड में है। और रामगढ़ बिजधारी टाइगर रिजर्व तो यह राजस्थान में है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है पहले से सुमेलित हैं। 1 2 3 4 यहाँ पे सही होगा। तो ऑप्शन सी में है 1 2 3 4, तो यही इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पारितंत्र में जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान व उसकी कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं? किसी पारितंत्र में जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान व उसकी कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं? तो उसकी कार्यात्मक भूमिका को कहते हैं पारिस्थितिकी कर्मता या हाँ, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी निकेत अथवा निक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रिनेल्स ने किया था। याद रखिएगा, ग्रिनेल्स ने किया था। इन्होंने विभिन्न प्रकार की जातियों एवं उपजातियों की स्थानीय वितरण व्यवस्था को इसी के माध्यम से निरूपित किया था। वास्तव में प्रत्येक जाति उपजाति का एक निश्चित स्थानीय क्षेत्र होता है जिसमें वह अपनी उपस्थिति के माध्यम से योगदान देता है, जिसे पारिस्थितिकी निकेत कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो यह है सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम की आबादी 6.11 लाख है, जबकि मिजोरम देश का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य जो होगा वह गोवा हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला है? तो ये जो हो जाएगा यह हो जाएगा सरचिप, जो कि मिजोरम का है। सरचिप भारत का सबसे साक्षर जिला है, जो मिजोरम राज्य का एक शहर है। यहाँ की औसत साक्षरता 98.23% है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व धारण करता है? तो यह है ललितपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का ललितपुर जिला सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, और ललितपुर ही है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जहाँ शहरी जनसंख्या सबसे कम है? तो शहरी जनसंख्या कहाँ सबसे कम है? तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। सिक्किम राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे कम है, जबकि महाराष्ट्र राज्य की शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में भारतीय सैन्य हस्तक्षेप को ऑपरेशन कैक्टस नाम दिया गया? तो यह दिया गया था मालदीव। वर्ष 1988 में मालदीव की सरकार के तख्तापलट की कोशिश की गई, जिसको भारतीय सेना ने विफल कर दिया। इसे ऑपरेशन कैक्टस कहा गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मालदीव से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध और कार्ल मार्क्स नामक पुस्तक लिखी? किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बुद्ध और कार्ल मार्क्स की रचना बी.आर. अम्बेडकर ने की थी। इस पुस्तक में डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा बुद्ध और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बीच तुलना की है। इस पुस्तक में अम्बेडकर जी ने बताया है कि महात्मा बुद्ध का विषय क्षेत्र धर्म तथा नैतिकता था, जबकि कार्ल मार्क्स का विषय भौतिकवादी विचार पर आधारित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो भातखंडे संगीत संस्थान की स्थापना 1960 में, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में हुई थी, और भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में हुई थी, और राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988 से 89 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका जो सही कूट होगा वह होगा 4 3 2 1। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन का संचालन कब से किया जा रहा है? तो 2007-08 से ऑपरेशन ग्रीन का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। ऑपरेशन ग्रीन का संबंध वन क्षेत्रों में विस्तार से है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 2007-08 से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है,
स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कौन थे? तो यह थे न्यायमूर्ति विधुभूषण मलिक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विधुभूषण मलिक थे, जिनका कार्यकाल 1947 से 1955 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि सर्वाधिक एवं सबसे कम साक्षरता वाले जिले क्रमशः गौतम बुद्ध नगर एवं श्रावस्ती हैं। दूसरा है कि देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। तीसरा कथन है, राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला नगर गाजियाबाद है। चौथा कथन है कि राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902/1000 है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में? तो यहाँ पहला और दूसरा कथन ही सही है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि तीसरा चौथा गलत क्यों है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला नगर गाजियाबाद है, जबकि राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जो नगर है मेरठ है, आगरा है, कानपुर नगर, लखनऊ, बाद में गाजियाबाद आता है। तीसरा इसलिए गलत हो जाएगा। अब चौथा कथन गलत क्यों है कि राज्य में औसत लिंगानुपात 912/1000 है, जबकि 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902/1000 है। यहाँ पे या तो मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन भी नहीं है कि 1, 2, 4 हो, क्योंकि चौथा पॉइंट भी यहाँ पे सही ही है। कोई नहीं, आप लोग जानते रहिएगा कि यहाँ पे पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि सर्वाधिक स्लम यानी कि झुग्गी झोपड़ी जो है आबादी उसकी वो गाजियाबाद में नहीं मेरठ में है। तो पहला इसलिए तीसरा एक गलत हो जाएगा। लेकिन चौथा यहाँ पे कि राज्य में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902/1000 है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए को मान लेते हैं, लेकिन चौथा कथन आप लोग सही मानिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को 2023 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? किसको दिया गया? तो यह दिया गया वहीदा रहमान जी को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी भारत 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह आयोजन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो भारत का जो स्थान है वह है 40वां। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और इसको जानते रहिएगा क्योंकि अब नया रिपोर्ट जारी हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो है वह बीपो यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी की जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने ई कैबिनेट प्रणाली लॉन्च की है? ई कैबिनेट प्रणाली जो लॉन्च की गई त्रिपुरा सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कोंग योग गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 का पुरस्कार मिला, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मेघालय में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय भाषा उत्सव कार्यक्रम की किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो यह जो कार्यक्रम है यह आयोजित किया गया लखनऊ में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी सहाय इनवाइस फाइनेंसिंग लोन्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है सिडबी के द्वारा यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? किसके साथ मिलकर की है भारत ने? तो यह किया है संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की? नंदिनी कृषक समृद्धि योजना तो उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की। और ये प्रश्न RO 2024 यानी कि जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के बारे में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वावलंबन 2023 सेमिनार का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया यह नौसेना द्वारा किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में किस नाम से एक ई-बुक का अनावरण किया? किस नाम से किया? तो यह किया है पीपुल्स G20। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ान भवन का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? उड़ान भवन का उद्घाटन किस हवाई अड्डे पर किया गया? तो यह किया गया सफदरजंग हवाई अड्डा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में उत्तर प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों में कितने पुरस्कार मिले? तो यह मिले हैं टोटल 10 पुरस्कार। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया? तो यह शिलान्यास वाराणसी में किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 17 सितंबर 1923 को किया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 16 सेफ पुरस्कार चैंपियनशिप 2023 का उपविजेता कौन टीम रही? तो यहाँ पे कौन टीम रही है? तो यह रही है बांग्लादेश। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत इसका विजेता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने किस संक्रमण का पता लगाने के लिए ट्रूनेट परीक्षण करने की मंजूरी दी है? तो यह किया है निपाह वायरस को। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वैज्ञानिकों को सम्मानित करने के लिए किन पुरस्कारों की एक श्रृंखला को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह किस पुरस्कार को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह की गई है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2023 में किस शहर ने सतत विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? किसने की? तो यह किया गया है न्यूयॉर्क के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने भारतीय शहरों में 10,000 भारत निर्मित इलेक्ट्रॉनिक बसें तैनात करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की गई है अमेरिका के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक ने हालिया पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या है? क्या लगाया है अनुमान GDP वृद्धि दर का? तो ये अनुमान लगाया गया है 6.3%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ये रहे 150 प्रश्न। हमने जो करंट का क्वेश्चन था उसकी व्याख्या नहीं इसलिए किया क्योंकि अब जो करंट आएगा रिसेंट का करंट पूछा जाएगा, इतना पुराना करंट नहीं पूछा जाएगा। तो अब इस करंट को, ये पुराना करंट है, इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे GS का जो प्रश्न है और उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो यहाँ पे प्रश्न है वो सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उनको सॉल्व करिए। करंट का ये पुराना क्वेश्चन है और करंट के लिए हम अपने चैनल पे मंथली करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं मैगजीन का, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। यहाँ पे इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की व्याख्या करना कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है और करने की कोई ज़रूरत भी नहीं क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।